सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर बैलेंस शीट को। अब ये वीडियो के जरिए हम स्टार्ट करने वाले हैं एक सीरीज़ को जो कि है फंडामेंटल एनालिसिस का। अब इसमें काफ़ी सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे जो कि बेसिक टू एडवांस आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना सिखाएंगे। इसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैलेंस शीट, जिसे आपको जानना होता है। और किसी भी कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उससे पहले बैलेंस शीट देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका सिंपल सा रीज़न है कि बैलेंस शीट आपको कंपनी के हालात बताता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हो आप कि कोई इंसान मान लो लाख रुपए सैलरी कमाता है और लाख रुपए उसके महीने में खर्चे भी होते हैं, तो वो इंसान के पास अच्छे एसेट्स होंगे नहीं। तो जब उसका हालात ख़राब होगा तो वो इंसान काफ़ी ज़्यादा कर्ज में डूब सकता है। तो इसके लिए उनको इन्वेस्टमेंट्स करने का सलाह दिया जाता है। और कोई भी कंपनी के जो बैलेंस शीट्स हैं, अगर वो आपको वीक देखने को मिल रहे हैं, तो जब भी मार्केट में कोई क्राइसिस आती है तो अक्सर वही सारी कंपनी डूबती है। तो इस वजह से बैलेंस शीट देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में आप रखे हैं, सभी के बैलेंस शीट्स को आप ईजिली चाहो तो ट्रैक कर सकते हो इस वीडियो को वॉच करके। सो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको चीज़ों को समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगा। किसी भी कंपनी के जब आप बैलेंस शीट को चेकआउट करेंगे किसी के भी साइट पे जाकर, लाइक स्क्रीनर पे ही देख लो आप, तो वहाँ पर कभी कभी आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर का बैलेंस शीट देखने को मिलेगा और कभी कभी सितंबर तक का देखने को मिलेगा। अब इसके पीछे के रीजंस क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जिसको फाइनेंशियल ईयर के बारे में नहीं पता तो मैं बता देना चाहूँगा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का जो पीरियड होता है उसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। इसमें 4 क्वार्टर होते हैं। 1 अप्रैल से लेकर 30 जून का पीरियड एक क्वार्टर होता है। 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर का पीरियड दूसरा क्वार्टर होता है। 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर का पीरियड तीसरा क्वार्टर होता है। और 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च का पीरियड चौथा क्वार्टर होता है। तो 4 क्वार्टर में फर्स्ट 2 क्वार्टर्स का जो नंबर्स होते हैं उसका डेटा कंपनी अपडेट कर देती है सितंबर लिखकर, यानी कि फर्स्ट हाफ का कंपनी बैलेंस शीट अपडेट कर देती है। आपको हमेशा क्वार्टर 2 के साथ वो बैलेंस शीट अवेलेबल देखने को मिल जाएगी। और फाइनेंशियल ईयर की जो नंबर्स हैं या कंप्लीट जो डेटा है वो आपको क्वार्टर 4 के अर्निंग्स जब रिपोर्ट होती हुई दिखेंगी कंपनी का, तब आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ समझ लो। तो चलिए अब आते हैं बैलेंस शीट पे। सो देखो दोस्तों, किसी भी कंपनी के जब बैलेंस शीट को आप एनालाइज करोगे तो वहाँ पर 2 टाइप का बैलेंस शीट आपको देखने को मिलेगा। पहला होगा स्टैंड अलोन और दूसरा होगा कंसोलिडेटेड। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझ लो। स्टैंड अलोन्स का मतलब क्या है, कंपनी का जो मेन बिजनेस है उसकी बात हो रही है। और कंसोलिडेटेड का मतलब क्या है कि कंपनी की जितनी भी सब्सिडरी हैं उसको भी इंक्लूड करके ही बात हो रही है। ये बैलेंस शीट मैंने टाटा मोटर्स का ओपन किया है। टाटा मोटर्स का जो मेन बिजनेस है उसको हम बोलेंगे स्टैंड अलोन, और टाटा मोटर्स की जो सब्सिडरीज हैं लाइक JLR, उसका जो नंबर्स इंक्लूड कर देंगे तो फिर उसको हम बोलेंगे कंसोलिडेटेड। तो इस चीज़ के बारे में कंफ्यूज मत होना। तो देखो, जब बैलेंस शीट को आप एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। इसमें एक पॉइंट होता है इनका शेयर होल्डर फंड्स और दूसरा होता है कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो दोनों चीज़ों को समझ लो। शेयर होल्डर फंड्स का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी IPO लाती है तो IPO से जो कंपनी पैसा रेस की है उसको हम शेयर होल्डर फंड्स बोलते हैं। और रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब भी आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, कोई कंपनी ने प्रॉफिट किया 10 करोड़ का, तो हो सकता है कि वो 10 करोड़ कंपनी अपने शेयर होल्डर को एज ए डिविडेंड के तौर पर बांट दे इक्वली, जिससे शेयर होल्डर भी खुश रहेंगे, कंपनी भी खुश रहेगी। बट कोई कंपनी को अगर मान लो ग्रो होना है तो हो सकता है कि कंपनी 4 करोड़ रुपए साइड कर दे और बाकी का 6 करोड़ कंपनी डिविडेंड के तौर पर बांट दे। तो ये जो 4 करोड़ का नंबर हो जाता है ये कंपनी के हो जाते हैं रिजर्व्स, जिसको कंपनी फ्यूचर में यूज़ कर सकती है अपने आप को ग्रो करने के लिए। तो किसी भी कंपनी के रिजर्व्स जब आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखते हैं, इट मीन्स वो उस कंपनी के लिए अच्छी बात है। इट मीन्स वो फंडामेंटली कंपनी अच्छी है। अब टाटा मोटर्स की हम बात कर रहे हैं तो देखो, इनके रिजर्व एंड सरप्लस को पहले कितना था 43,000 करोड़, फिर हुआ 44,000 करोड़ और अभी हो चुका है 84,000 करोड़। और शेयर होल्डर फंड्स को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 44,000 करोड़, 47,000 करोड़ और अभी हो चुका है 87,000 करोड़। तो पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ था इनके बैलेंस शीट में वो इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में रिजर्व एंड सरप्लस था और शेयर होल्डर फंड्स था, दोनों मैंने आपको समझाया। उसके अलावा दोस्तों लायबिलिटीज़ की अगर हम बात करें, लायबिलिटीज़ मतलब वो चीज़ जो कि कंपनी को चुकाना है। लाइक अगर कंपनी ने लोन लिया है तो कंपनी के पास से पैसा जाएगा, इट मीन्स वो कंपनी के लिए लायबिलिटी है। कंपनी ने मान लो रॉ मटेरियल उधार में लिया है, तो उस रॉ मटेरियल को बेचने के बाद या फिर बोल सकते हैं रॉ मटेरियल से गुड्स बनाने के बाद जो कंपनी बेचकर सेल्स जनरेट करेगी, रेवेन्यू जनरेट करेगी, उसके बाद अपने रॉ मटेरियल के पैसे को चुकाना है तो वो ट्रेड पेबल्स हो जाएंगे। इट मीन्स वो भी कंपनी के लिए लायबिलिटी का काम करेगा।
और लाइबिलिटीज़ जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ और दूसरा होता है करेंट लाइबिलिटीज़। तो दोनों का डिफरेंस क्या होता है वो समझ लो। करेंट लाइबिलिटीज़ मतलब वो लाइबिलिटीज़ जिसको कंपनी 12 महीनों के अंदर चुकाने वाली है, यानी कि 1 साल के अंदर। और नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ का मतलब वो लाइबिलिटीज़ जिसको कंपनी 1 साल के बाद चुकाने वाली है। इसमें आप लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म डेट भी बोल सकते हैं। अब देखो दोस्तों, लॉन्ग टर्म डेट किसी भी कंपनी का ज़्यादा हो सकता है, किसी भी कंपनी का कम हो सकता है, बट माना जाता है कि जिस कंपनी के डेट्स कम हैं वो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। बट इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए आप इसके एसेट से भी इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। अब इनके लॉन्ग टर्म डेट करेंटली कितने हैं? 62,000 करोड़। पहले कितने थे? 97,000 करोड़। तो डेट लगातार कम हो रहा है, ये एक अच्छी बात है। उसके अलावा दोस्तों अगर इनके करेंट लाइबिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर देखो ट्रेड पेबल्स, जैसा कि आपको मैंने बताया कि कोई कंपनी मान लो रॉ मटेरियल परचेस करती है उधार में, तो उस परचेसिंग को कंपनी को लौटाना भी तो है, तो वो कंपनी क्या लाइबिलिटीज़ का काम करेगा। और उसमें शॉर्ट टर्म डेट्स यानी कि जितने भी कर्जे कंपनी ने लिए हैं जो कंपनी को 12 महीने के अंदर चुकाना है, वो कंपनी का करंट लाइबिलिटीज़ का पार्ट होगा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा। अब उसके अलावा दोस्तों एसेट्स की बात कर लेते हैं। तो एसेट्स में भी दो टाइप का एसेट्स होता है। पहला एसेट्स होता है नॉन करेंट एसेट्स, जो कि 1 साल के बाद कैश में कन्वर्ट होता है। इसमें टेंजिबल एसेट्स आ जाते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स आ जाते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आ जाता है। अब इन सारी चीज़ों का भी मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो, टेंजिबल एसेट्स का मतलब वो एसेट जिसको आप इजीली देख सकते हो, छू सकते हो। इट मीन्स सॉलिड प्रोडक्ट आप बोल लो, ऐसा कुछ। और इंटेंजिबल एसेट्स मतलब जो कंपनी सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट करती है, जो कंपनी डोमेन में इन्वेस्ट करती है, ब्लॉकचेन में इन्वेस्ट करती है, एआई में इन्वेस्ट करती है, वो सारी चीज़ों को इंटेंजिबल एसेट्स का पार्ट बोल सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स और टेंजिबल एसेट्स में एक थोड़ा सा डिफरेंस है, उस चीज़ को समझ लो। टेंजिबल एसेट्स जो है वो बेसिकली उन कंपनी को ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है जो कंपनी प्रोडक्शंस करती है, और इनटेंजिबल एसेट्स की रिक्वायरमेंट बेसिकली उन कंपनीज को होती है जो कंपनी टेक प्रोवाइड करती है। तो किसी कंपनी के इनटेंजिबल एसेट्स ज़्यादा होते हैं तो किसी के टेंजिबल एसेट्स ज़्यादा होते हैं, तो इसमें कन्फ्यूज़ मत होना। अब देखो दोस्तों, उसके अलावा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि कंपनी ने मान लो कोई प्लांट सेटअप करने को लेकर एक कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो वो भी कंपनी का एसेट्स की तरह ही काम करेगा। तो नॉन करेंट एसेट्स का मतलब वो एसेट्स जो कि कंपनी को 12 साल में कैश में कन्वर्ट करके बेनिफिट देगा, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। और उसके अलावा एक करेंट एसेट्स होता है। तो करेंट एसेट्स मतलब वो एसेट्स जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसमें मान लो कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट्स की है, लाइक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट की है या फिर एफडीज में की है, तो वो कंपनी का करेंट एसेट्स का पार्ट होगा। इन्वेंट्रीज जो होते हैं कंपनी के, लाइक गोडाउन वगैरह, उसको कंपनी बेचेगी तो 1 साल के अंदर ही बेचेगी, ऐसा तो नहीं 5 साल के बाद बेचेगी, तो वो भी कंपनी के करेंट एसेट्स के पार्ट होंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी कि कंपनी ने किसी का काम कर दिया बट पैसा कंपनी को नहीं मिला, मिलने वाला है, तो वो भी कंपनी के करेंट एसेट्स के पार्ट आप बोल सकते हैं, पार्ट होंगे। और उसके अलावा दोस्तों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इट मीन्स कंपनी के पास करंट में कितने कैश अवेलेबल है। कैश इन हैंड्स भी बोल सकते हैं, कैश इन बैंक्स भी बोल सकते हैं, और वो सारी चीज़ों को ही बोल सकते हैं जो कि विदिन 3 मंथ कैश में कन्वर्ट हो सकता है, जैसा कि इन्वेस्टमेंट्स वगैरह। और दोस्तों अगर कोई कंपनी ने लोन्स वगैरह दिया है किसी को, तो उससे जो इंटरेस्ट जनरेट होगी वो भी कंपनी का करंट एसेट्स का ही पार्ट होगा। अब किसी भी कंपनी के जब बैलेंस शीट को आप एनालाइज करते हैं तो कंपनी के डेट को कभी कभी आप ज़्यादा देखोगे, कभी कभी कंपनी के एसेट्स को ज़्यादा देखोगे। तो सिंपली आप इस चीज़ को समझने के लिए, लाइक कोई कंपनी फंडामेंटली कितनी अच्छी है, आप कंपैरिजन करना शुरू कर दो। अगर कंपनी के नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ नॉन करेंट एसेट्स से ज़्यादा हैं तो वो कंपनी अच्छी नहीं है फंडामेंटल बेसिस पे, अगर हम उसको देखें तो। क्योंकि अगर मार्केट में कोई क्राइसिस आएगा और कंपनी को अगर डेट रिपेमेंट करना होगा तो प्रोमोटर्स अपने स्टेक्स को बेचकर डेट रिपेमेंट करेंगे, जो कि एक नेगेटिव साइन होता है। और अगर इनके नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ को देखोगे तो वो कितने हैं, 1,14,00,000 करोड़ के आसपास। तो इसको सिंपली हम किससे कंपैरिजन करेंगे, नॉन करेंट एसेट से, जो कि है 2,02,271 करोड़। नॉन करेंट एसेट्स ज़्यादा होना चाहिए, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ कम होना चाहिए, जो कि क्लियर दिख भी रहा है। अब जैसा कि हमने देखा, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ अगर कम है नॉन करेंट एसेट्स के मुकाबले, तो करेंट लाइबिलिटीज़ को करेंट एसेट से भी कंपैरिजन कर लेते हैं। तो करेंट एसेट्स इनके 1,73,000 करोड़ है, तो इसको करेंट लाइबिलिटीज़ 1,73,000 करोड़ है, तो इसको अगर करेंट एसेट से कंपैरिजन करें तो इसमें कंपनी को थोड़ी सी सुधार की ज़रूरत है। करेंट एसेट्स कंपनी के कम है करेंट लाइबिलिटीज़ के मुकाबले। इट मीन्स 1 साल के अंदर जितना कंपनी के पास कैश आना है उससे ज़्यादा
1 साल के अंदर कंपनी को कैश देना है, तो इसको कंपनी अगर सुधारती है तो ये कंपनी फाइनेंशियली और भी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी। अब इसका बिल्कुल भी ये रिकमेंडेशन नहीं है कि मैं टाटा मोटर्स को बेचने के लिए बोल रहा हूँ। जो एग्जाम्पल्स हैं उसको समझो, और एग्जाम्पल्स के बेसिस पे आपको ये समझ आ जाएगा कि किसी कंपनी को कैसे एनालिसिस किया जाता है अगर आप उसके बैलेंस शीट्स को देखते हैं। अब देखो दोस्तों, इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही, बट बैलेंस शीट तो फंडामेंटल एनालिसिस का एक छोटा सा पार्ट है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे वीडियोज़ आएंगे जो कि फंडामेंटल एनालिसिस को और भी ज़्यादा आपको सिखाने में हेल्प करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो चलिए, ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।